नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पढ़ाने आया हूँ, बल्कि अ, आपका एक एग्ज़ाम जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, 18 जून को भी प्रस्तावित है। शेड्यूल आ गया है। इस बार जो है काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं। उसमें 3 टाइप के कोर्स इस बार बनाए जा रहे हैं। उसमें जो है कि पीएचडी के लिए भी उसको जो है कंसीडर कर सकती है, यूजीसी जो है उसको देख सकती है वहाँ पर। तो उसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इसके रिगार्डिंग कुछ बताएं। तो मैं एक स्ट्रेटजी क्या होती है एक नेट जेआरएफ के लिए, क्या किस तरीके से पढ़ें जो कि आप क्रैक कर सकें एग्ज़ाम को, उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। 2 बार मैंने क्रैक किया है साथियों, नेट का एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्रैक किया है। और तो उसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट जो है मेरा वो तो लॉ है, जान ही रहे हैं आप सभी लोग। तो मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट पेपर जो कि अन्य सब्जेक्ट वालों के लिए भी उपयोगी रहेगा, किस तरीके से पढ़नी है चीज़ें। और सेकंड जो स्पेसिफिकली लॉ के बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है आपका पेपर फर्स्ट का और पेपर सेकंड का। इस बार ऑफलाइन मोड में होगा पेपर, ठीक है। एक ही दिन हो रहा है, सारे पेपर्स जो है ऑफलाइन मोड में कराया जा रहा है। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, दे रहे हैं पेपर कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, 10 टॉपिक्स हैं, सभी से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो साथियों आप लोग स्टार्ट करते हैं तो जैसे शुरुआत से ही दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्टार्ट करते होंगे आप लोग। शुरुआत से ही पढ़ना हम लोग एक टेंडेंसी रहती है कि शुरुआत से स्टार्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर शुरुआत से ना स्टार्ट करके आप फर्स्ट पेपर जो स्टार्ट करें वो एंड से स्टार्ट करें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा जादू इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट से ना पढ़ के आप एंड से पढ़ें। रीज़न है उसके पीछे। रीज़न क्या है कि जो ये ऊपर के कुछ एरियाज हैं इतने वॉस्ट हैं ये कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एग्ज़ाम का समय आ जाता है और नीचे के टॉपिक्स तक कई बार बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। आज भी अभी जैसे 4 तारीख हो गई है, 14 दिन आपके पास हैं शेष, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो इस स्ट्रेटजी को अभी भी अगर फॉलो करें तो बहुत कुछ अभी 15 दिन में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं लेट हुआ हूँ, काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे थे बनाने के लिए, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था लेकिन बना नहीं पाया इस पर स्ट्रेटजी को लेकर के। तो शुरुआत से ना पढ़ने का वजह ये है क्योंकि टीचिंग और आरएम ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि हम बहुत पढ़ भी लेते हैं, तब भी जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम कई बार बहुत श्योर नहीं हो पाते कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हमारा डेफिनेट रूप से सही है कि नहीं। लेकिन नीचे के जो कुछ पोर्शंस हैं जैसे कि आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, हायर एजुकेशन है, ये सारे हायर एजुकेशन में आपका एसडीजी गोल्स वगैरह हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कुछ थोड़ा सा इन्वायरमेंट लॉस से कुछ रिलेटेड जानकारी है, कुछ करंट के आप अपडेट कर लें अपने को, तो उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन आपका एक फ्लो चार्ट आता है, बच्चे उसको कई बार लेंदी समझ के छोड़ देते हैं, जबकि उसको कतई मत छोड़िए। ये आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो आपका, लॉ हो या कोई भी आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कुछ भी सब्जेक्ट हो, जब तक कि दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक अच्छा स्कोर दोनों पेपर्स में आप नहीं करेंगे, नेट या जेआरएफ आपका क्वालिफाई नहीं। दोनों ही पेपर में एक अच्छा स्कोर आपको करना होगा, तो दोनों ही पेपर्स को समय देना होगा। तो डीआई जैसे है तो जो आता है ग्राफ, उसमें 5 क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं, उस पर एक ग्राफ दिया रहता है, उसमें 5 क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप सीख लें, प्रैक्टिस कर लें उसकी, ठीक है। मैं बता नहीं रहा हूँ कैसे आते हैं चीज़ें, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट है। फर्स्ट पेपर के लिए कई सारी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे केवीएस मदान की बुक आती है, इंग्लिश में आपकी एमसीक्यूज भी दिए रहते हैं उसमें और कंटेंट है। और हिंदी माध्यम में अरिहंत और ट्रू इंग्लिश में ट्रूमैन वगैरह की कई पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ कंटेंट पड़ा है। बस मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से कम समय में आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो डीआई आपने कर लिया, 5 क्वेश्चन कंफर्म हो गए आपके यहाँ से, ठीक है। डीआई आप अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आसान सा है वो, फ्लो चार्ट रहता है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से कर ले जाएंगे। रीजनिंग से आते हैं, ब्लड रिलेशंस है, मैथमेटिकल रीजनिंग्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ से करीब 5 या 15 क्वेश्चन आप अगर इसका प्रयास कर प्रैक्टिस कर लिया आप, तो 15 क्वेश्चन आपके कन्फर्म हो गए।
फिर नीचे ये हायर एजुकेशन वाला है पोर्शन, और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो कुछ करंट सिनेरियो से कुछ थोड़ा सा अपडेट हो लें। और ये तो ये कमोबेश आपको 20 प्लस क्वेश्चन की लीड पहुंचा देगा कंफर्म, जो कि आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20 प्लस आप कंफर्म उस पेपर में बैठे होंगे। फिर पढ़िए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दें इसको, कॉम्प्रिहेंशन आरएम पढ़ के सब जाएं आप। तो क्या है, जब आप 20 से 25 के बीच आप कंफर्म आ रहा होगा तो आप आराम से उस पेपर में 30 क्वेश्चंस तक पहुंच जाओगे, 30 क्वेश्चंस टच करोगे। और 30 क्वेश्चंस तक अगर आप फर्स्ट पेपर में टच कर ले रहे हैं, ठीक है, तो और अपने सब्जेक्ट जो भी हो आपका उसमें अगर अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो आप नेट तो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, जेआरएफ के लिए थोड़ा सा और फर्स्ट पेपर में और कुछ करना पड़ेगा, आप करीब 35 तक पहुँचे ज़रूर, ठीक है। कई स्टूडेंट्स हैं जो कि फील्ड से रहते हैं, मैथ्स वगैरह से, उनका मैथ रीजनिंग वगैरह अच्छा रहता है, वो और भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आप 30 से 35 तक आप टारगेट रखें कि हमें करना है इसमें, और नीचे से ही आप स्टार्ट करें इसको पढ़ना, ठीक है। टीचिंग और आरएम ये सब करें और नीचे से स्टार्ट करते हुए जाएं और लास्ट तक पहुँचे आप, जो है इस तरीके से करें। और जो भी बुक प्रेफर कर रहे हो आप, जिससे भी पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़िए, साथ ही साथ एमसीक्यूज जरूर लगाइए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर लगाएं, देखें आप लोग इस चीज़ को, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें थोड़ा सा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, अटेंशन मोड में थोड़ा सा आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है, उनको फोकस करें, ठीक है। और इस तरीके से फर्स्ट पेपर अपना फोकस करें, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेकंड पेपर पर, ठीक है। सेकंड पेपर पे जब हम आएंगे तो सेकंड पेपर में हमारा चूंकि सब्जेक्ट जो है वो लॉ है, तो लॉ को किस तरीके से डील किया गया है, यहाँ पर भी 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स यहाँ पे दी जा रही हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट आपको पता ही होंगे, जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंटरनेशनल लॉ है, फैमिली लॉज हैं, ठीक है, आईपीसी है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट्स है, ठीक है, ये सारे आपके कॉमर्शियल लॉज हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स देखिए, जो आप अगर पीसीएसजे या एपीओ या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। पेपर जुडिशरी या एपीओ से और भी अच्छे लेवल का पेपर नेट में पूछा जाता है, ठीक है। लेवल बहुत अच्छा रहता है पेपर का। हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो इसका थोड़ा सा वो रहता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें, इसमें आपको नीचे से नहीं, आप ऊपर से ही पढ़ें कि जूरिस्प्रूडेंस है जैसे सबसे पहले। तो जूरिस्प्रूडेंस में कई सारी चीज़ें हैं आपकी, आप स्टार्टिंग में ही सबसे पहले देखते हैं तो कई सारी डेफिनेशंस हैं, वहाँ से मतलब डेफिनेट है क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉस्की का क्या स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है, या फिर एलन ने साइंटिफिक सिंथेसिस कहा है, या फिर जूलियस स्टोन ने लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन का। इस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं 10-12, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मिलेगा आपको, वो देखें। प्लस जो स्कूल्स हैं वहाँ पर भी नेचुरल लॉ स्कूल आप सबसे बाद में देखिए, ठीक है। पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ से भी, लेकिन उसकी भी स्थिति ऐसी ही है जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर शुरुआत में ही आप उसको उठा लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हो सकता है आपसे छूटी रह जाएं, और पहले अन्य एरियाज़ को कवर करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि आप एनालिटिकल स्कूल पढ़ें, बेंथम, ऑस्टिन, केल्सन, हॉर्ट, इन सबों को पढ़ लें आप। यूटिलिटेरियन थ्योरी है, बेंथम की है, ठीक है। आपका ऑस्टिन का पूछा जाता है, ठीक है, ऑस्टिन है, केल्सन है, हॉर्ट है, प्राइमरी उन्होंने रूल्स के बारे में बताया है, ठीक है। फिर आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल में आपका हेनरी मैन है, सेवनी है, ठीक है। तो कई सारी बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वॉर्म बेरफ एक बुक है सेवनी की। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले आप जरूर थोड़ा सा देखें, तो आपको खुद ही मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि किस दिशा में हमको तैयारी करनी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आप अगर पूरे सिलेबस को सोचें कि हम कवर करेंगे तो एग्ज़ाम आ जाएगा आपका और सिलेबस आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो एक अच्छी और स्मार्ट स्ट्रेटजी जब आपके पास रहेगी, आप सिलेबस भी कवर करेंगे और आप एग्ज़ाम भी डेफिनेट क्रैक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो स्कूल्स हैं, जैसे सोशियोलॉजिकल है आपका स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल में सॉरी आपके ये हैं सेवनी और मैन। सोशियोलॉजिकल में आ जाते हैं आपके ईयरिंग हैं, ईयरलिच हैं, ठीक है, पाउंड है, ठीक है। और आपके इन सबों को आप पढ़ लीजिए, इनकी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, जिन्होंने जो भी थ्योरीज़ दी है, ठीक है। फिर रियलिस्टिक स्कूल है, उसको देख लें आप लोग, जो है।
और इसके साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे पोजीशन है, राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लें आप। कुछ एरियाज जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़ से हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं जैसे कि फ्रिक्शन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, थ्योरीज ऑफ उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, तो उसमें कुछ 4-5 थ्योरीज हैं वो जरूर पूछी जाती हैं। इन सब जगहों से डैम श्योर है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और एक जैसे हॉफेट प्रिंसिपल है, आप पढ़े होंगे, विकर्ण संबंधी सिद्धांत है हॉफेट का, तो आपको याद होगा अगर, तो उसमें आप एक चीज़ देख लें, मैं बता दे रहा हूँ हॉफेट प्रिंसिपल, जो कि आप ये दो विकर्ण याद रखिए, ये क्वेश्चन डैम श्योर आता है, ठीक है। जैसे राइट, ड्यूटी, लिबर्टी, नो राइट, ठीक है। एक और विकर्ण पढ़ते हैं हॉफेट प्रिंसिपल में ही आप, कि पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। ये फिगर आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन डैम श्योर है आपके एग्जाम में फंसेगा। देखिए एक एक क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन जोड़ेंगे तभी आप जो है एक स्कोर खड़ा कर पाएंगे, ठीक है। हमारे घर में खेती किसानी होती है, पिताजी हमारे कहते हैं दाना दाना जोड़ के राशि इकट्ठा होती है। तो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हमको पता है कि कहाँ कहाँ से हम पिक करें पॉइंट्स को, जो है हम चुन लें कि जहाँ से हम डैम श्योर क्वेश्चन कर लेंगे, उन एरियाज को जरूर हिट करें आप। तो ये विकर्ण संबंधी सिद्धांत है, पूछता है कि कौन किसका सहवर्ती है, कौन किसका विपरीत सहवर्ती है। तो राइट, ड्यूटी एक दूसरे के सहवर्ती हैं, लिबर्टी, नो राइट एक दूसरे के सहवर्ती हैं। और विपरीत में जो विकर्ण पे आपके पढ़ते हैं एक दूसरे के, वो विपरीत में होते हैं, जैसे पावर, लाइबिलिटी, पावर, डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी। राइट का नो राइट हो जाएगा, ड्यूटी, लिबर्टी, इस तरीके से है, देख सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ आप इनको देखें जूरिस में। फिर आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका है सिलेबस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार आपसे कह रहा हूँ जरूर देखें। उसके साथ जैसे प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार जजेस के स्टेटमेंट्स हैं, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आप किसी बुक से पढ़ लें, ठीक है। एक बार प्रियम्बल से लेकर के आप फंडामेंटल राइट्स तक का इतना पोर्शन जरूर, बाकी बेयर और अन्य चीज़ों से आप कवर करें, इसको जरूर देख लें। कोई भी बुक, वैसे सबसे आसान आपकी JN पांडे बुक है, आप उसको देख सकते हैं, कम समय में आसानी से पढ़ सकते हैं उसको, उससे देख लें। और बाकी लास्ट में अन्य जो चीज़ें हैं, आपका अमेंडमेंट है, इमरजेंसी है, ठीक है, ये सारे प्रोविजंस, इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ लीडिंग केस लॉज हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लें। फिर इंटरनेशनल लॉ आ जाता है आपका नेक्स्ट। इंटरनेशनल लॉ में आप UN चार्टर देखें, ठीक है। UN चार्टर में जैसे कि कुछ लीडिंग चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं कि आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस कहाँ पर है, ठीक है, या फिर जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, या फिर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस केस लॉज जरूर थोड़ा सा देखें आप, केस लॉज जरूर देखें। कुछ मैगजीन्स हैं, जैसे कि आप इंटरनेशनल ICJ का जो चार्टर पढ़ेंगे 38 में, आपके इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज वहाँ पर हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। 38(2) में एक मैगजीन पढ़ते हैं आप, एक्स इक्वल बोनो, ठीक है, कि अगर राज्य सहमत हैं तो वहाँ पे उनको पालन नहीं करना होगा, जो भी चीज़ें हैं। फर्स्ट में आपके सोर्सेज दिए हैं इंटरनेशनल लॉ का। प्लस UN चार्टर का आर्टिकल 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पर्पस और प्रिंसिपल्स की बात करता है। 4 प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 1 में, कि वहाँ पर पीस बनाए रखेगा, फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे। सेकंड में है एक कोऑपरेट करेगा, सेंटर के रूप में काम करेगा। सेकंड में 7 प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको एक ऑर्डर से आप याद कर लें कि सॉवरेंटी है, उसका है, ऑब्लिगेशंस का पालन करेगा, ठीक है। लास्ट वाला आपका 7 आ जाता है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी का अगर मैटर है तो अन्य राज्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरीके के। प्लस कई सारे लीडिंग केस लॉज हैं, जैसे कि पॉकेट हवाना केस है, या अन्य कई आप
लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, मिल जाएंगे, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको देख लें, फोकस कर लें। और यूएन चार्टर थोड़ा सा आप साथ में देख लें, इंटरनेशनल लॉ कवर हो जाएगा आपका उसमें। आईपीसी बहुत टफ नहीं पढ़ना चाहिए आप सभी लोगों को, आईपीसी देख लें आप। मेनली सेक्शन 1 to 120 थोड़ा सा अच्छे से फोकस कर लें, प्लस ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये चैप्टर्स थोड़ा अच्छे से देख लें। बाकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं उन पे फोकस कर लें। प्लस इसमें भी कई बार कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कॉमन इंटेंशन में आप सेक्शन 34 आप पढ़ते हो कि कॉमन इंटेंशन में आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है, या फिर पोस्ट मास्टर बारेंद्र कुमार घोष का केस है, पोस्ट मास्टर हत्याकांड कहा जाता है। तो यहाँ भी पूछ लिया जाता है किसमें किस जज का, लॉर्ड समनर का स्टेटमेंट था वहाँ पे, ठीक है। आईपीसी में आप पढ़ते हैं लॉर्ड समनर का स्टेटमेंट है, उसमें कहते हैं कि दे सर्व ऑल्सो हु वेट इन लाइन, ठीक है। फैक्ट आपको पता होगा कि एक वहाँ पे बैंक रॉबरी करने जाते हैं, क्रांतिकारी रहते हैं, और ये बारेंद्र कुमार घोष जो है अपना बाहर वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर रॉबरी कंप्लीट होती है, इनको जब एक्यूज्ड के रूप में चार्ज किया जाता है तो कहते हैं हम तो खड़े थे केवल। तो लॉर्ड समनर ने वहाँ पे एक जॉन मिल्टन की एक पोएम है उसमें से कोट कर दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है शायद, हाँ उसका एक कोट इन्होंने किया कि दे सर्व ऑल्सो हु वेट इन लाइन, जो पंक्ति में खड़े हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। तो लॉर्ड समनर का स्टेटमेंट है। या फिर जैसे आर वर्सेस गोविंदा का केस है, उसमें जस्टिस कौन थे, जस्टिस मेलविल थे। तो कुछ जो लीडिंग केस लॉज हैं, या डिफरेंस जैसे 3449 का डिफरेंस किस में बताया गया, तो स्टेट उसका आपका नानक चंद्र से स्टेट ऑफ पंजाब का है। फिर कुछ आपके जो रिसेंट में इस समय जो केस लॉस चल रहे हैं, जैसे सेडिशन पे है, ठीक है, सेडिशन है आपका 124A 1817 जोड़ा गया, कब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड किया गया, ठीक है। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ठीक है। फिर अभी 2018 में एक लीडिंग केस आया कि एसजी बोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रिकंसीडर करें, और इस पर एफआईआर लॉन्च करना कुछ समय के लिए रोका गया था, और जो लोग हैं उसके लिए कस्टडी में उनको बेल पे छोड़ने के लिए गाइडलाइंस दी गई थी। फिर अभी जो बीएनएस आपका जो आ रहा है उसमें उसको हटा भी दिया गया है। थोड़ा सा जो नए लॉज हैं इनसे हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि असेंट कब मिला, ठीक है, इन सारे एक्ट्स को असेंट कब मिली, तो 25 दिसंबर को असेंट दी गई थी अभी लास्ट ईयर। आप ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा जाने रहे हैं, एक्ट का नाम क्या है, असेंट कब दी गई, तो कुछ चीज़ें जान लें, हो सकता है पूछ दें, सिलेबस में नहीं है यही है तो उनको जान लें। फिर टॉर्ट्स आ जाता है आपका, टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो टॉर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, केस लॉज हो गया आपका एसबी वर्सेस वाइट, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है, उस पर आप बहुत से केसेस आ जाते हैं। और अन्य कई कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कि नेग्लिजेंस है, ठीक है, इनविटेबल एक्सीडेंट है, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड है, जितने जनरल एक्सेप्शंस हैं वो, प्लस आपका विकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़रूर देख लें। और केस लॉज जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, जैसे नेग्लिजेंस है आपका, किस केस में उसका उदय हुआ पूछा गया है कई बार जो है, तो उसका जो एराइज है वो डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन का आपका केस है। बियर बॉटल में एक बार बैठे होते हैं दो फ्रेंड्स, आप उसमें जो है उसमें से करते हैं तो उसमें घोंघा निकल आता है, तो नेग्लिजेंस का उस पर एराइज वहीं से हुआ है, ठीक है। और भी आपके विकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये सारे चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप देख लें। कॉमर्शियल लॉ पे आ जाते हैं। कॉमर्शियल लॉ का में काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, पार्टनरशिप है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, एनआई है, और कंपनी लॉ है। तो एनआई में अभी एनआई का हमारा वीडियो आया भी है चैनल पे, उसके एमसीक्यूज़ भी हमने डील किए हैं, ठीक है। वो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं है, राजस्थान जुडिशरी के रिगार्डिंग है, लेकिन हाँ आप उसको देख सकते हैं क्योंकि चैप्टर 17 ही वहाँ सिलेबस में है, और चैप्टर 17 ही सबसे इम्पॉर्टेंट है एनआई एक्ट का, क्योंकि ऑफेंसेस और उनका ट्रायल और जो भी चीज़ें हैं उसी में दी गई हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लें, डेफिनेट वहाँ से क्वेश्चन उठते जरूर हैं। फिर कॉमर्शियल लॉ में आपका पार्टनरशिप आ जाता है। तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का क्रिएशन हो गया आपका, सेक्शन आपका वही 4, 5, 6 ये सारा मिला करके जो है पूछ लेते हैं कि बेनिफिट ही, प्रॉफिट शेयरिंग ही ज़रूरी है, तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लस म्यूचुअल एजेंसी, वाघ वर्सेस कार्बर केस है आपका वहाँ पर, ठीक है। और कई सारे केस लॉज हैं आपके, तो वो सारे केस लॉज वहाँ पे देख लें। फिर आपका कैसे डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, कैसे जो है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है,
माइनर को सेक्शन 30 में किस तरीके से आपको उसको लाभान्वित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो उनको देख लें। सोगा में भी कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी, आप देख लें। तो ये जो शुरू ऊपर के 4-5 एक्ट हैं, इनको इन पे बहुत अच्छे से काम करना है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। हिंदू लॉ में जैसे आपके चारों एक्ट हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट है, सक्सेशन है, आपका गार्जियनशिप एक्ट है, ठीक है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस है। तो इनमें देख लें, कुछ रिलेवेंट केस लॉज हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका अभी सेक्शन 5 में आपकी एसेंशियल कंडीशंस दी हुई हैं, क्या होनी चाहिए, तो 5 कंडीशंस हैं उसमें, ठीक है, कि आपका कोई जब विवाह हो रहा है तो दूसरा पति या पत्नी जीवित ना हो, सपिंडा ना हो, प्रोहिबिटेड ना हो, 21 और 18 का एज दिया गया है। एक क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि अगर एज 21 से कम है और 18 से कम है तो मैरिज का इफेक्ट क्या होगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलीगल बता देते हैं या वॉइड बता देते हैं। तो मैरिज वो वैलिड होती है लेकिन बट पनिशेबल होती है, ठीक है, मैरिज वैलिड है लेकिन वो पनिशेबल होती है। और एक अभी लीडिंग केस लॉज हमारे चैनल पे भी डिस्कस किए जा रहे हैं। हिंदू लॉ में एक लीडिंग केस लॉ भी डिस्कस किया गया था, जिसमें बताया गया है कि आप जो भी सैंक्रामेंट्स हैं सेक्शन 7 में, उनको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। केस लॉ डिस्कस किया गया है कि जो भी दोनों आइदर पार्टीज, किसी भी पार्टी के उससे सैंक्रामेंट्स को फॉलो करना आवश्यक है, कि ये कोई इवेंट नहीं है वाइनिंग डाइनिंग का, एक सैंक्रामेंट्स को पालन होना चाहिए। डॉली रानी वर्सेस मनीष करके केस है, देख लीजिएगा, आप चैनल पे हमारे पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका जो है 5 और सेक्शन 8 है, जैसे रजिस्ट्रेशन है, 9 है रजिस्ट्रेशन में सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, बहुत कई बार पूछा गया है एग्जाम में जो है, ठीक है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार है, 9 है, 10 है आपका ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ब्रेकडाउन प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें हैं। भी ब्रेकडाउन प्रिंसिपल कब लाया गया, ठीक है, तो जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ब्रेकडाउन प्रिंसिपल आपका लाया गया था जो है विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट पर, जब 13 में उसमें आप पढ़ते हैं कि अगर 1 वर्ष तक उनका कोहेबिटेशन नहीं हो पा रहा कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री के बाद, या फिर जो भी सेपरेशन वाला है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, उनको देखें आप। प्लस एडॉप्शन में आ जाएं आप, तो इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन है, क्या है, कौन अडॉप्ट कर सकता है, मेल की क्या कैपेसिटी है, फीमेल की क्या कैपेसिटी है, प्लस कुछ केस लॉज हैं, वो सारे देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको मिल जाएंगे, बहुत परेशान नहीं। मुस्लिम लॉ में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आप मैरिज है देख लें वहाँ पर, ठीक है, मैरिज है, तलाक है, हिबा है, ठीक है, हिबा है, विल है, ठीक है, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में कुछ लीडिंग केस लॉ, जैसे ट्रिपल तलाक आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया जो है, तो सायरा बानू केस है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे देखें आप। फिर इन्वायरमेंटल लॉ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, आप कुछ इन्वायरमेंट एक्ट थोड़ा सा देख लें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ डिफाइन की गई है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लें। हर एक्ट पूरा कंप्लीट करने के प्रयास में मत रहिए कि हम पूरा सिलेबस एकदम 100% कन्फर्म कर लेंगे। हम कर लेते हैं, बहुत अच्छा, करना चाहिए, कर लेते हैं तो बहुत बेटर है, लेकिन शुरू के जो आपके ये मैंने 5, 6, 7 तक जो लिखे हुए हैं, इन पे जरूर थोड़ा सा अच्छा सा फोकस करें। बाकी देखें और भी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी वहीं पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। इन्वायरमेंट है और ह्यूमन राइट्स है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, देख लें। फिर बाद में आईपीआर और आईटी एक्ट आ जाता है, तो आईटी एक्ट में लास्ट में जो चैप्टर ऑफेंसेस के बारे में डील कर रहा है, कहाँ पे साइबर टेररिज्म है, कहाँ पे जो है ये है, तो वो ऑफेंसेस वाला जरूर चैप्टर देख लें। आईपीआर में कुछ चीज़ें हैं। फिर लास्ट में कंपरेटिव लॉज आ जाता है आपका, कि कंपरेटिव लॉज में, तो कंपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, उनको देख लें। मेनली जो आपको हिट करना है वो शुरुआत के, जैसे जूरिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ, आईपीसी, टॉर्ट्स और कॉमर्शियल और फैमिली, यहाँ तक अगर आप अच्छे से कर ले गए, और ये वाले एक्ट्स भी आप थोड़ा थोड़ा परिचित हो लें, जरूर थोड़ा थोड़ा जरूर देख लें जो है, ये नहीं कि छोड़ के चले जाएं, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, आप अच्छे से कवर करें उन्हें भी, लेकिन शुरुआत यहाँ से यहाँ तक करें। और फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया कि नीचे से स्टार्ट करें पढ़ना जो है, कि डीआई और रीजनिंग और इन सब चीज़ों से। तो ये एक कम समय में एक स्मार्ट तरीका है कि किस तरीके से नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया जाए, ठीक है। तो क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे कह रहे थे लगातार कि सर दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो मैं समय नहीं मिल पा रहा था, लेट हुआ है थोड़ा सा बताने में, लेकिन आप अभी भी इसको फॉलो कर सकते हैं, 10-15 दिन हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसको फॉलो करें, देखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आप लोगों को।
मैंने दिया है, दो दो बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, JRF कुछ नंबर से रह गया, फिर कुछ चीज़ें रही, मैं नहीं हुआ, मैं दिया ही नहीं एग्ज़ाम, फिर आगे एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो निकलेगा आप लोगों को, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। और वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लस नीचे जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको ज़रूर आप प्रेस कर दें, तो जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ या अपडेट्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे। और व्यूज़ रहते हैं आप सभी के चैनल पे हमारे जो है, और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे लाइक भी करें। धन्यवाद।